हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके एग्ज़ाम्स के लिए ही हमने आज एक सेशन रखा है। ये सेशन क्रिटिकल रीजनिंग का है और इस सेशन में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले आरबीआई ग्रेड बी एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, इस सेशन में हमने डिस्कस किया है। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन आज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, डायरेक्शंस हम काफ़ी केयरफुली पढ़ लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो डायरेक्शन क्या कह रहा है कि ईच क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ अ स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू आर्ग्यूमेंट्स नंबर्ड 1 and 2. You have to decide which of the arguments is a strong argument and which is a weak argument. मीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन है। हमें स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट इस स्टेटमेंट के रेफरेंस में स्ट्रॉन्ग है या वीक है। हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट हमसे कह रहा है कि should roads in hot region receiving excessive sunlight be painted with a recently developed ultra white paint that reflects 95.5% of sunlight। मतलब कि जो हॉट रीजन में जो रोड्स है, क्या उन्हें एक जो अभी रिसेंटली डेवलप्ड एक पेंट डेवलप हुई है अल्ट्रा वाइट पेंट, क्या उससे पेंट कर देना चाहिए? और इसकी फीचर क्या है इस पेंट का कि वो जो सनलाइट है उसमें से 95.5% सनलाइट वो डिफ्लेक्ट कर देती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट है। आर्ग्यूमेंट्स क्या कह रहा है, हम फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि येस बिकॉज द मोर लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रोड्स द लोअर देयर सरफेस टेम्परेचर विल बी कूलिंग द सराउंडिंग्स। मतलब कि ये कह रहा है कि हाँ, हमें रोड्स को पेंट कर देना चाहिए क्योंकि जितनी ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी रोड से, रोड किट का जो टेम्परेचर होगा उतना ही कम होगा और जो सराउंडिंग्स होंगे वो उतने ही कूल होंगे। तो ये एक आर्ग्यूमेंट ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये इसका एक ऐसा फीचर बता रहा है जो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। टेम्परेचर लो हो जाएगा, सराउंडिंग्स कूल हो जाएंगे एक हॉट रीजन्स में। तो दिस इज़ अ वैलिड आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। तो ये वाला हमारा सही है, स्ट्रॉन्ग है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम पढ़ लेते हैं। नो बिकॉज द ग्लेयर फ्रॉम द रोड्स वुड मेक इट डिफिकल्ट फॉर ड्राइवर्स टू सी क्लियरली कॉम्प्रोमाइजिंग रोड सेफ्टी। अब ये जो आर्ग्यूमेंट है इसके अगेंस्ट है और ये कह रहा है कि नहीं, वी शुड नॉट पेंट द रोड्स विथ अल्ट्रा वाइट पेंट, क्योंकि इससे जो ग्लेयर क्रिएट होगी उससे ड्राइवर्स को देखने में डिफ़िकल्टी होगी और इससे रोड सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। मतलब डेंजरस सिचुएशंस ऑफ एक्सीडेंट्स क्रिएट हो सकते हैं। तो ये आर्ग्यूमेंट इसके अगेंस्ट है और एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है। तो हमने देखा कि आर्ग्यूमेंट 1 भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो उसका एक फीचर बता रहा है, एक एडवांटेज बता रहा है। आर्ग्यूमेंट 2 भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, हालांकि वो एक डिसएडवांटेज बता रहा है फिर भी। तो हमारे दोनों ही आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो होगा ई, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन हम देखेंगे कि क्या कह रहा है हमसे। इन द क्वेश्चन बिलो अ सिचुएशन इज गिवन फॉलोड बाय स्टेटमेंट्स दैट मे और मे नॉट बी पॉसिबल रीजंस फॉर द सिचुएशन। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब द रीजन फॉर द सिचुएशन इन द क्वेश्चन। मतलब पॉसिबल रीजन का क्वेश्चन है, सिचुएशन हमें दे दी गई है, ऑप्शन में से हमें देखना है कि इस सिचुएशन का रीज़न इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है। तो सिचुएशन हम पहले पढ़ लेंगे। सिचुएशन क्या कह रही है कि द अराइवल ऑफ मैक्सिकन माइग्रेंट्स इन द यूएस हैज़ बीन स्लो बट स्टेडी अमाउंटिंग टू डजन्स और हंड्रेड्स ईच मंथ। दिस ईयर हाउएवर द फिगर्स हैव स्पाइक्ड। क्या कहना चाह रहा है हमसे कि यूएस में जो मैक्सिकन माइग्रेंट्स है उनका जो अराइवल है वो तो हमेशा से रहा है, स्लो रहा है, स्टेडी रहा है, कंटिन्यूस रहा है, बट दिस ईयर जो फिगर्स है, मतलब जो नंबर ऑफ माइग्रेंट्स है वो काफ़ी बढ़ गए हैं। स्पाइट का मतलब होता है इंक्रीज्ड। तो इस ईयर माइग्रेंट्स का नंबर काफ़ी इंक्रीज हुआ है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2022 16,290 मैक्सिकन सिटीजन्स हैव बीन टेकन इनटू यूएस कस्टडी एट द मैक्सिकन बॉर्डर। द प्रीवियस हाई ऑफ 8,997 वाज रिकॉर्डेड इन 2018। मतलब 2022 के बिगिनिंग में ही 16,290 मैक्सिकन सिटीजन्स को कस्टडी में ले लिया है यूएस ने मैक्सिकन बॉर्डर पे। जो प्रीवियस जो हाई था, जो प्रीवियस लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स थे वो 8,997 थे, वो 2018 में हुए थे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वाइल सम माइग्रेंट्स आर कमिंग टू द यूएस फॉर इकोनॉमिक रीजंस मैनी आर फ्लीइंग परसिक्यूशन बैक होम। वंस इन द यूएस migrants begin a long legal process to apply for asylum. Most often it begins with what US officials term a credible fear interview in which they must convince authorities they face persecution if returned home. तो जो माइग्रेंट्स का रीज़न क्या है आने का यूएस में, एक तो कुछ जो माइग्रेंट्स है हाँ वो इकोनॉमिक रीजंस के लिए आते हैं, मे बी बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, पर बहुत सारे ऐसे भी है जो
अवॉइड परसिक्यूशन से बचने के लिए वो यूएस में आ गए हैं, ठीक है। तो एक बार जब वो यूएस में आ जाते हैं तो एक प्रोसेस होता है जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है यूएस में असाइलम मतलब कि शेल्टर्ड, उनको रहने की जगह लेने के लिए। और ये प्रोसेस स्टार्ट किससे होता है, एक क्रेडिबल फियर इंटरव्यू से स्टार्ट होता है, जिसमें क्या करना होता है उन्हें कि जो यूएस अथॉरिटीज़ है उनको कन्विंस करना होता है कि अगर वो अपने होम कंट्री जाएंगे तो वहाँ पे उन्हें प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखना है सारे स्टेटमेंट्स वन बाय वन रीड करके कौन सा स्टेटमेंट इसका रीज़न हो सकता है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे कि प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड स्मगलिंग नेटवर्क्स विच वर सबड्यूड बाय लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ओवर द लास्ट डिकेड हैव रैम्प्ड अप देयर ऑपरेशन दिस ईयर। मतलब जो स्मगलिंग नेटवर्क थे, जो वेल स्टैब्लिश स्मगलिंग नेटवर्क थे, जिनको सबड्यू कर दिया था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, सबड्यू मतलब कंट्रोल में वो लेके आ गए थे यूजिंग फोर्स लास्ट डिकेड में, उन्होंने अब रैम्प अप कर दिया अपना ऑपरेशन, मतलब इंक्रीज कर दिया, मतलब अब वो काफ़ी लोगों को स्मगल कर रहे हैं। तो अगर वो काफ़ी लोगों को स्मगल कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये रीज़न भी है कि यूएस में माइग्रेंट्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ अ पॉसिबल रीज़न फॉर द सिचुएशन। वी विल रीड स्टेटमेंट 2 जो हमें कह रहा है कि restrictions imposed on international travel during the COVID-19 pandemic have been lifted this year। मतलब जो COVID-19 पैंडमिक में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ट्रैवल पे वो इस साल हटा दिए गए हैं। वेल एंड गुड, ये भी एक पॉसिबल रीज़न है, रिस्ट्रिक्शन हटा दिए गए हैं तो ऑब्वियसली माइग्रेंट्स वो ट्रैवल करेंगे, बॉर्डर्स क्रॉस करेंगे वो। थर्ड क्या कह रहा है कि देयर इज़ अ परसेप्शन दैट द न्यू यूएस गवर्नमेंट दैट केम टू पावर अर्लियर दिस ईयर इज़ वेलकमिंग टू असाइलम सीकर्स। मतलब जो न्यू गवर्नमेंट है यूएस में वो वेलकमिंग है, थोड़ी लीनियंट है, थोड़ी ज़्यादा असाइलम सीकर्स को एक्सेप्ट कर रही है। तो ऐसा गवर्नमेंट का अगर एटीट्यूड है असाइलम सीकर्स को तो ये इनकरेज कर रहा है कि और माइग्रेंट्स है वो यूएस की तरफ मूव करे। तो इस क्वेश्चन में all statements 1, 2 and 3 were possible reason for the situation. So our answer for this question would be all 1, 2 and 3. Okay. Questions 3 to 5 directions पढ़ लेते हैं. In the questions given below, a passage is given followed by 3 statements which may or may not be inferred from the passage. Select the correct combination of statements that can be inferred. Inference based question है, हमें situation passage में दे रखी है, हमें उसे infer करना है कि कौन सा इन स्टेटमेंट में से कौन सा इन्फॉर्मेशन इस पैसेज से इन्फर हो सकता है. ठीक है, हम पहले पैसेज पढ़ लेते हैं कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है. एज द लेबर मार्केट हैज़ फेवर्ड वर्कर्स थ्रू आउट द पास्ट 2 years, मैनी एम्प्लॉयज have taken advantage of the changing employment landscape, becoming job hoppers and industry switchers. While job opportunities thrive, this reshuffling has upended the idea of the company man, making it seem outdated at best. मतलब अभी जो सिचुएशन दी गई है उसमें हमें ये बताया गया कि जो लेबर मार्केट है वो वर्कर्स को फेवर कर रही है. मीन्स वर्कर के पास बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, वर्कर्स सप्लाई में कम है और उनकी डिमांड ज़्यादा है. तो इसका क्या रिजल्ट हो रहा है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है इसका एडवांटेज ले रहे हैं. ये जो लेबर मार्केट में जो उनके लिए जो फेवरेबल लेबर मार्केट है उनके लिए उसका काफ़ी एम्प्लॉयज़ एडवांटेज ले रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, जॉब हॉपर्स बन जा रहे हो, इंडस्ट्री स्विचर, मतलब वो जॉब चेंज कर रहे हैं और इन सम केसेस वो इंडस्ट्री भी, मतलब जो उनका एरिया ऑफ वर्क है वो भी चेंज कर दे रहे हैं. तो जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज थ्राइव, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी फ्लरिश कर रही है, बढ़ रही है. तो ये जो रीसफलिंग हो रहा है, इसने जो आइडिया हुआ करता था कंपनी मैन का उसको उसने आउटडेटेड बना दिया, पुराना बना दिया गया है. ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि येट ऑल्दो दिस sort of highly mobile workers has stolen much of the conversation around employment in the pandemic era, plenty of other workers have still chosen to stay in one place. Moving roles may be tempting, but factors such as strong organizational culture, clear career pathways, and job security have more allure for some employees. And they are happy with their choice to stay put at the same place they have worked for years and years. अब यहाँ पे एक अलग सिचुएशन प्रेजेंट की गई है. इसमें क्या है कि ऑल्दो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ जॉब स्विच कर रहे हैं, इंडस्ट्री स्विच कर रहे हैं, बट ऐसा भी एक कैटेगरी है एम्प्लॉयज़ का जो कि स्विच नहीं कर रहा है. मे बी उनको रोल्स टेम्पटिंग लग रहे हो कि हाँ मे बी वी शुड स्विच आवर कंपनी, स्विच इंडस्ट्री, बट फैक्टर्स जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, क्लियर करियर पाथवेज और जॉब सिक्योरिटी, ये सारे फैक्टर्स है वो उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं और वो एक ही कंपनी में फॉर ईयर्स एंड ईयर्स दे कंटिन्यू वर्किंग. तो ये पैसेज हमें 2 सिचुएशन दे रहा है. एक
जो सिचुएशन है वो एक ऐसे एम्प्लॉयज़ का है जो कि लेबर मार्केट का एडवांटेज लेके जॉब स्विच कर रहे हैं, और एक ऐसा कैटेगरी भी अब एम्प्लॉयज़ का है जो कि जॉब नहीं स्विच कर रहे क्योंकि उनके लिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, करियर और जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा प्रेफरेबल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम देखते हैं स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 वन बाय वन रीड करके क्या कौन सा स्टेटमेंट हम इससे इन्फर कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 हमसे क्या कह रहा है कि पीपल हु हॉप जॉब्स फ्रीक्वेंटली आर लुक्ड डाउन अपॉन बाय कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। मतलब ऐसी कंपनी जिनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो ऐसे लोग पीपल को, ऐसे एम्प्लॉयज़ को लुक डाउन अपॉन मतलब डिसरिस्पेक्ट या क्रिटिसाइज़ करती है जो कि फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं। दिस हैज़ नॉट बीन मेंशन एनीवेयर इन द पैसेज। कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि कंपनीज का ऐसा एटीट्यूड है उन जॉब हॉपर्स के लिए। सो इफ़ दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट मेंशन इन द पैसेज वी विल मार्क दिस एज इनकरेक्ट। सो 1 कैन नॉट बी योर आंसर। सेकेंड क्या कह रहा है, अ मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ प्रेफर टू स्विच इंडस्ट्रीज इन अ थ्राइविंग एम्प्लॉयमेंट मार्केट। सी यहाँ पे हमें दिया हुआ तो है कि मैनी एम्प्लॉयज़ हैव टेकन एडवांटेज, बट वी कैन नॉट कंक्लूड कि मैनी से हम मेजॉरिटी कंक्लूड नहीं कर सकते कि मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ आर डूइंग द सेम। मैनी एम्प्लॉयज़ मे बी 2, 3, 10, 15 दे आर डूइंग इट, बट इसका मतलब ये नहीं हम निकाल सकते कि मेजॉरिटी मतलब मोर देन हाफ एम्प्लॉयज़ दे आर डूइंग दिस, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई डेटा यहाँ पे दिया हुआ तो है नहीं जिससे हम ये इन्फर करें कि हाँ मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ का एटीट्यूड ऐसा है कि वो इस लेबर मार्केट का एडवांटेज ले रहे हैं। तो चूंकि हमारे पास थोड़ा सा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है और लैक ऑफ क्लैरिटी है इस स्टेटमेंट को लेके, तो हम इसे इनकरेक्ट मार्क कर देंगे। थर्ड को हम देखते हैं कि डिफरेंट पीपल गिव इंपॉर्टेंस टू डिफरेंट फैक्टर्स व्हाइल फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे दो सिचुएशन की बात तो की गई है। एक सिचुएशन ऐसा जहाँ पे जो कुछ एम्प्लॉयज़ है वो लेबर मार्केट का एडवांटेज लेके अपने लिए जॉब नए सर्च कर रहे और स्विच कर रहे, और एक ऐसा है कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ है जो एक ही कंपनी में रह रहे हैं क्योंकि उनके लिए कुछ फैक्टर्स जैसे कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, करियर पाथवे और जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा मैटर करती है। तो हाँ, डिफरेंट पीपल है वो डिफरेंट चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते हैं जॉब फाइंड करने में, स्विच करने में या एक जगह रिटेन होने में। तो थर्ड हमारा करेक्ट है, ये इन्फर्ड हो रहा है क्योंकि इस पैसेज इसी सिचुएशन की बात कर रहा है, और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये काइंड ऑफ ये इस पैसेज का क्रक्स हमें दे रहा है। तो हाँ, ये इन्फर्ड हो सकता है। तो ओनली 3 इज आवर करेक्ट आंसर। तो हम इसका आंसर सी मार्क करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। फर्स्ट वी रीड द पैसेज। पैसेज क्या कह रहा है कि रिसर्च इनटू हाउ वी कुड स्टोर डिजिटल डीएनए इनसाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए रिसर्च इनटू हाउ वी कुड स्टोर डिजिटल डेटा इनसाइड स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए हैज एक्सप्लोडेड ओवर द पास्ट decade in the wake of efforts to sequence the human genome and synthesize DNA to develop gene therapies। मतलब कि जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसमें सीक्वेंस करने में ह्यूमन जेनोम को और डीएनए की सिंथेसिस करने में जिससे जीन थेरेपी डेवलप करे, इसका एक रिजल्ट क्या हो रहा है कि एक रिसर्च इंक्रीज़ हो रही है। किस चीज़ में रिसर्च इंक्रीज़ हो रही है कि कैसे हम डीएनए स्ट्रैंड्स में डिजिटल डेटा को स्टोर कर सकें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन डीएनए डिफाइंस व्हाट इट इज़ टू बी ह्यूमन और एनी अदर स्पीसीज फॉर दैट मैटर। मतलब जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डिफाइन करती है, वो काइंड ऑफ बताती है कि कोई स्पीसीज़ मे बी वो ह्यूमन हो, कोई और स्पीसीज़ हो, क्या होता है। मतलब काइंड ऑफ कहने का मतलब ये है कि डीएनए का इन्फॉर्मेशन ही उस स्पीसीज़ को उसकी यूनिकनेस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देता है। But many experts argue it offers an incredibly compact, durable and long-lasting form of storage that could replace the many forms of unreliable digital media available, which regularly become defunct and require huge amounts of energy to store। But experts का एक argument है, वो ये कह रहे हैं कि जो DNA है एक incredibly compact, काफ़ी less space ऑक्यूपाई करने वाला एक मीडियम देता है हमें स्टोर करने का इन्फॉर्मेशन, जो कि ड्यूरेबल भी है, स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है और लॉन्ग लास्टिंग भी है, और जो कि अभी जो हम यूज़ करते हैं स्टोरेज फॉर्म्स उससे काफ़ी रिलायबल है। क्योंकि अभी के जो स्टोरेज फॉर्म्स है वो अनरिलायबल है। क्यों? क्योंकि एक तो वो डिफंक्ट हो जाते हैं, मतलब फंक्शनिंग करना बंद कर देते हैं, और फिर वो उनको काफ़ी उनकी रिक्वायरमेंट्स भी काफ़ी होती है एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिक्वायर करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन डीएनए वर्सेस स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन इन जो अभी अवेलेबल है, जो मीडियम हमारे पास। Meanwhile, some researchers are exploring other ways we could store data effectively forever, such as etching information
onto incredibly durable glass beads, a modern take on cave drawings. Meanwhile, एक जो रिसर्चर्स है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं और वेज का जिससे वो परमानेंटली हमेशा फॉर इटर्नली वो डेटा को स्टोर कर सके। तो उनमें से एक जो वे है वो क्या है कि वो डेटा को, इंफॉर्मेशन को ग्लास बीड्स में एच कर दे, मतलब वहाँ पे कार्व कर दे, जो कि एक मॉडर्न टेक है, मतलब कि एक मॉडर्न अप्रोच है। जो केव ड्राइंग्स में क्या होता था, केव के वॉल्स पे हम पेंट कर देते थे, या वो काइंड ऑफ पेंटिंग एक इन्फॉर्मेशन ही कन्वे करती थी। तो उसी का अप्रोच यूज़ करके यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो ग्लास बीड्स पे वो उसको एच कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैसेज से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। अब देखिए हम इन्फर क्या कर सकते हैं। फर्स्ट हम रीड करते हैं, करंट वेज ऑफ स्टोरिंग डिजिटल डेटा डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग एंड नॉट एनर्जी एफिशिएंट। ठीक है, दिस इज करेक्ट। यहाँ पे ही मेंशन है कि जो करंट फॉर्म्स है वो क्या है, विच रेगुलरली बिकम डिफंक्ट एंड रिक्वायर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी टू स्टोर। तो ऑब्वियसली दे आर नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट एंड दे ऑल्सो डू नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग, क्योंकि वो रेगुलरली फंक्शनिंग करना बंद कर देते हैं। तो फर्स्ट इज आवर राइट, फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट इन्फर हो सकता है। सेकेंड करते हैं कि सम रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू यूज केव ड्राइंग्स एज अ वे ऑफ स्टोरिंग डिजिटल डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम। नो, वी कैन नॉट इन्फर दिस। यहाँ पैसेज में मेंशन नहीं है कि रिसर्चर्स केव ड्राइंग्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब केव ड्राइंग्स में वो इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, वो तो मेंशन नहीं है। तो दिस इज इनकरेक्ट। हाँ, अगर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है इस चीज़ को लेके मॉडर्न टेक ऑफ केव ड्राइंग्स, तो पैसेज हमसे ये कहना चाह रहा है कि सॉरी, जो अप्रोच यूज़ की गई है केव ड्राइंग्स में, जो अप्रोच हुआ करती थी जो पुराने लोगों की, कि वो कुछ भी जो इन्फॉर्मेशन होता था वो केव में ड्रॉ कर देते थे, वो अप्रोच ही रिसर्चर्स ने यूज़ किया है और इन्फॉर्मेशन को ग्लास बीड्स में वो उसी वे का यूज़ करके एच कर रहे हैं। बट यहाँ पे जो स्टेटमेंट वो कह रहा है कि रिसर्चर्स केव ड्राइंग्स में ही इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, केव ड्राइंग्स में नहीं डाल रहे हैं, उस मेथड को यूज़ करके वो ग्लास बीड्स पे डाल रहे हैं। तो इस वजह से हमारा ये स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट हुआ। थर्ड हम रीड करेंगे, द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी टू स्टोर डिजिटल डेटा इनसाइड डीएनए इज एन ऑफ शूट ऑफ द अटेम्प्ट्स टू डेवलप जीन थेरेपीज। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो ये डेवलपमेंट हुआ है इस टेक्नोलॉजी का, जिसमें हम डिजिटल डेटा को डीएनए में डाल सकते हैं, वो एक ऑफ शूट है, मतलब एक काइंड ऑफ जो अटेम्प्ट्स किए गए जीन थेरेपी से उससे ही निकला हुआ एक कॉन्सिक्वेंस, उसका कॉन्सिक्वेंस है, उसका एक हम बाय प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो हाँ, पहले स्टेटमेंट में हमें ये बताया गया था कि जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं सीक्वेंसिंग में और सिंथेसाइजिंग में डीएनए को जीन थेरेपी डेवलप करने के लिए, उससे ही उसके ही वेक में, मतलब एज अ उसके रिजल्ट से हमें ये मिला था ये रिसर्च की, ये रिसर्च सामने आया था, ये रिसर्च हो रहा है, किस चीज़ पे हो रहा है कि डिजिटल डेटा को हमें डीएनए स्ट्रैंड्स में डालना है। तो ठीक है, आखिर उसका ही रिजल्ट है, तो ये भी थर्ड भी वही कह रहा है, तो हमारा ये थर्ड भी आंसर करेक्ट है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 1 and 3। 1 and 3 ये रहा, डी वुड बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेम पैटर्न, we'll read the passage first. Venice is a stunning oddity. It is a city built atop around 120 islands, crisscrossed by 177 canals, and is best explored when on foot, at least via the use of its 391 bridges. But all is not well. Indeed, if drastic measures are not taken, the city's days could be numbered. This is far from hyperbole. Venice is at very real risk of being consumed by the sea. द पैसेज का इन्फॉर्मेशन हमसे क्या कन्वे कहना चाह रहा है कि पहले उसने डिस्क्राइब किया वेनिस को कि वो बहुत ही स्टनिंग ऑडिटी है, मतलब इट्स अ डिफरेंट सिटी विच इज़ मेड ऑन टॉप ऑफ 120 आइलैंड्स। ठीक है, उसके बाद इट टेल्स अस कि ऑल इज़ नॉट वेल, मतलब जो सिचुएशन है वेनिस की वो अच्छी नहीं है, बैड है। क्यों बैड है? कि अगर क्रिटिकल मेजर्स अभी नहीं लिए गए, इमीडिएटली नहीं लिए गए, तो सिटीज़ डेज कुड बी नंबर्ड, मतलब सिटीज़ ख़त्म भी हो सकती है। क्यों ख़त्म हो सकती है? क्योंकि वेनिस का जो रिस्क है, किस चीज़ का रिस्क है? कंज्यूम बाय द सी, मतलब समुद्र में डूब जाने का रिस्क है। ओके, इन द वर्स्ट के सिनेरियो द सिटी कुड डिसअपियर बीनीथ द वेव्स बाय एज अर्ली एज 2100, मतलब कि 2100 आते आते सिटी पूरी तरह से गायब हो जाएगी, समुद्र के अंदर चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? तो यहाँ पे है कि द फाउंडेशन ऑफ वेनिस's बिल्डिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ सिस्टम ऑफ पाइल्स, long lengths of timber that are pushed vertically into the loose mud and clay at the lagoon below. The solid bedrock of the lagoon is far further below the surface than this mud, so the foundations are being pushed into a more substantial but still slightly vulnerable layer of compressed clay.
मतलब ये सिटी का उसने एक ओवरव्यू दिया है कि जो सिटी है ये, इसका जो फाउंडेशन है किस चीज़ से बना है, एक सिस्टम ऑफ पाइल से, मतलब टिम्बर के पोल्स है, उनको उन्होंने डाला है किसमें, सैंड और क्ले में। अब जो ये सैंड और क्ले है, जो फाउंडेशन है वो नीचे जा, और मतलब कि वो सिंक कर रहे हैं, हाँ, तो सिंक कर रहे हैं, और जो सेकेंड लेवल ऑफ फाउंडेशन है उसमें जा रहे हैं, और वो भी मड का ही है, और वो भी वल्नरेबल है। तो ये पैसेज हमें यही बता रहा है कि जो वेनिस है, इट इज़ एट रिस्क ऑफ बीइंग कंज्यूम्ड बाय द सी, नदी में डूबने का, नदी कह रहा हूँ, समुद्र में डूबने का उसे रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि जो उसका आउटले है, जो उसका फाउंडेशन है, वो सिंक कर रहा है। और वो सिंक क्यों कर रहा है? क्योंकि जो फाउंडेशन बनाया गया था वो मड और क्ले में बनाया गया था, और वो और नीचे जाता जा रहा है। तो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है। हम देखते हैं स्टेटमेंट्स को 1, 2 एंड 3 को, कौन सा स्टेटमेंट हम इससे इन्फर कर सकते हैं। द बिल्डिंग्स ऑफ वेनिस डू नॉट स्टैंड ऑन फर्म फुटिंग, ये तो करेक्ट है, इट इज़ वेरी एविडेंट, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना इन्फॉर्मेशन यही दिया हुआ था कि एक सॉलिड बेडरॉक यहाँ पे क्या लिखा था, तो सॉलिड बेडरॉक ऑफ द लगून इज फार फर्दर बिलो द सर्फेस दैन दिस मड, मतलब जो सॉलिड बेडरॉक है वो बहुत नीचे है, और जो इसका फाउंडेशन है वो ऊपर में ही है, वो एक अनस्टेबल क्ले और मड वाले सिचुएशन में है, और जो कि फर्म नहीं है, और वो नीचे और सिंक करता जा रहा है। तो हाँ, ये इन्फर्ड हो सकता है कि द बिल्डिंग्स ऑफ वेनिस जो है, दे डू नॉट स्टैंड ऑन फर्म फुटिंग, उनका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। सेकंड क्या है, ऑफ ऑल द वेज इन विच वेनिस कैन बी एक्सप्लोर्ड, वॉकिंग इज द बेस्ट, ये तो हमें कहीं नहीं दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे मैंशन है कि व्हेन ऑन फुट एटलीस्ट, मतलब काफ़ी वेज है एक्सप्लोर करने के वेनिस को, अगर आप फुट पे पैदल एक्सप्लोर करते हैं तो आप ब्रिजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे ये हम इन्फर नहीं कर सकते कि ऑन फुट वॉकिंग ही बेस्ट वे है वेनिस को एक्सप्लोर करने का, तो दिस वुड बी रॉन्ग। थर्ड क्या है, ऑथर्स डेसिस्ट फ्रॉम यूजिंग हाइपरबोली व्हाइल डिस्क्राइबिंग द स्टनिंग ब्यूटी एंड ऑडिटी ऑफ वेनिस, नहीं, ये तो बिल्कुल मेंशन नहीं है, क्योंकि तो हाइपरबोली क्या होता है, एग्जैजरेशन होता है। ऑथर यहाँ पे एग्जैजरेशन का यूज़ नहीं कर रहा है ब्यूटी और ऑडिटी ऑफ वेनिस को डिफाइन करने के लिए, ये इन्फर हम नहीं कर सकते, ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है कि ऑथर क्या कर रहा है। यहाँ पे हाइपरबोली मेंशन्ड है, तो वो जो मेंशन्ड है वो उसके रेफरेंस में है कि जो रिस्क वेनिस को है, उसके स्टनिंग ब्यूटी और ऑडिटी के रेफरेंस में कोई हाइपरबोली का कोई रेफरेंस नहीं दिया गया है। वी कैन नॉट इन्फर दिस क्वेश्चन, दिस स्टेटमेंट, सो आवर आंसर वुड बी ओनली 1। हाँ, ओनली 1 ये रहा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, जिसकी डायरेक्शन है कि in the question below, two statements 1 and 2 are given. These statements may be either independent causes or may be effects of independent causes or a common cause. One of these statements may be the effect of the other statement. Read both the statement and decide which of the following answer choices correctly depict the relationship between these two statements. मतलब कि एक cause, हाँ, कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन, कॉज बताना है हमें कि वो इंडिपेंडेंट कॉजेस हैं या इफेक्ट्स हैं इंडिपेंडेंट कॉजेस के, या कॉमन कॉज का वो इफेक्ट्स हैं। तो हम पहले स्टेटमेंट्स, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर इज पेंट अप डिमांड फॉर एयर ट्रैवल विच इज रिफ्लेक्टेड इन द ट्रेंड ऑफ रिवेंज ट्रैवल, पीपल ट्राइंग टू ट्रैवल मोर टू मेक अप फॉर द टाइम दे स्पेंट एट होम ड्यूरिंग कोविड इन दिस लॉकडाउन। क्योंकि द स्टेटमेंट हमसे ये कहना चाह रहा है कि एयर ट्रैवल का डिमांड बढ़ गया। पेंटअप का मतलब कि सप्रेस्ड था, वो अब बाहर आ रहा है, एक मतलब कन्वे क्या कहना चाह रहा है कि वो इंक्रीज़ हो गया है डिमांड। अब इंक्रीज़ क्यों हुआ है? क्योंकि जो ट्रेंड है रिवेंज ट्रैवल का वो काफ़ी फुलफिल हो रहा है। रिवेंज ट्रैवल क्या है कि वो लोग जो कि लॉकडाउन में ट्रैवल नहीं कर पाए, अब लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शन हटे तो वो डबल ट्रिपल ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसी का रेफर किया गया रिवेंज ट्रैवल से, और रिवेंज ट्रैवल की वजह से ही एयर ट्रैवल का जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो गया है। सेकेंड क्या कह रहा है कि द एयरलाइंस इन द यूएस आर होल्डिंग अप अगेंस्ट द हॉटेस्ट इन्फ्लेशन इन 4 decades एंड द थ्रेट ऑफ अ पोटेंशियल रिसेशन। मतलब कि 4 decades में सबसे सीवियर इन्फ्लेशन चल रहा है, और एक थ्रेट भी, एक डेंजर भी है रिसेशन का। और ये दोनों है, फिर भी जो एयरलाइंस है यूएस की वो होल्ड अप कर रहे हैं, मतलब वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं इस सिचुएशन में। मतलब एडवर्स सिचुएशन, इन्फ्लेशन और रिसेशन की, फिर भी यूएस एयरलाइंस होल्ड अप कर रहा है। क्यों होल्ड अप कर रहा है? क्यों? उसी का रीज़न तो हमें फर्स्ट में दिया हुआ है। डिमांड, रिवेंज ट्रैवल से डिमांड बढ़ रही है, एयर ट्रैवल की डिमांड क्रिएट हो रही है, उस वजह से एयरलाइंस दे आर प्रॉफिटेबल, और वो प्रॉफिटेबल है तो वो सर्वाइव कर रहे हैं इन्फ्लेशन को और रिसेशन को। तो फर्स्ट इज आवर
cause और second statement is our effect. ठीक है, तो our answer would be first is the cause and second is its effect. Okay, statement 1 is the cause and statement 2 is its effect. एक बार देख लेते हैं, हमने सारा कुछ सही किया. ठीक है, पेंट अप डिमांड है ये ट्रैवल का, उस वजह से ये ट्रेन्स होल्ड अप कर रही है. इट्स करेक्ट. सेकंड देखते हैं. The UK government has issued new licenses for North Sea oil and gas exploration despite criticism from scientists who say the move undermines the country's commitment to fighting climate change. मतलब यूके के गवर्नमेंट ने न्यू लाइसेंस इशू किए नॉर्थ सी में एक्सप्लोरेशन के लिए, ऑयल और गैस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए यूके ने लाइसेंस इशू किए यूके गवर्नमेंट ने, डिस्पाइट ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म है साइंटिस्ट की तरफ से हु आर सेइंग कि जो ये मूव है वो अंडरमाइन करती है कंट्री के कमिटमेंट को फाइट क्लाइमेट चेंज. मतलब जो यूके कंट्री है उसने जो कमिटमेंट लिया है कि वो क्लाइमेट चेंज को फाइट करेगी, तो ये जो उनका ये जो इनिशिएटिव है न्यू एवेन्यूज़ ढूंढना ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के, इससे वो वीकेन हो रही है वो कमिटमेंट. वो हाँ वीकेन हो रही है, कमज़ोर हो रही है वो कमिटमेंट, वो बैड लाइट में दिख रही है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमसे? The UK depends on imports of oil and gas, the availability of which has been affected globally due to demand supply mismatches. ओके, हमसे ये कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि जो यूके है वो अपने ऑयल एंड गैस सप्लाईज के लिए इंपोर्ट्स पे डिपेंड है और इंपोर्ट्स की अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो गई है क्योंकि डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहे हैं. मे बी लाइक डिमांड काफ़ी ज़्यादा है बट सप्लाई इज़ लिमिटेड, उस वजह से अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो गई है. तो यही रीज़न है, ये अफेक्टेड अवेलेबिलिटी ही रीज़न है कि यूके गवर्नमेंट ने इशू किया न्यू लाइसेंस नॉर्थ सी में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का. तो 2 जो है हमारा कॉज है और जो 1 है वो हमारा इफेक्ट है. ओके, लेट्स सी द ऑप्शन. स्टेटमेंट 2 इज द कॉज, स्टेटमेंट 1 इज इट्स इफेक्ट. या इट इज़ करेक्ट. ओके, क्वेश्चन 8 देखते हैं. अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन है ये. डायरेक्शंस हम बहुत ही केयरफुली पढ़ लेते हैं. इन द question given below, a passage or a statement is given followed by 3 statements which may or may not strengthen or weaken the assertion made in the passage. Answer the question as per the individual direction given. We have been given a passage जिसमें एक सिचुएशन है, उसके बाद हमें और स्टेटमेंट दी गई है, उसमें हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रेंथन करता है, कौन सा स्टेटमेंट वीकन करता है. तो फर्स्ट वी विल रीड द पैसेज. चलिए रीड कर लेते हैं. It has been 92 years since Mahatma Gandhi conducted the Salt Satyagraha, which was a policy of passive political resistance at Dandi in Gujarat. But the spirit of that agitation has remained alive in a remote corner of India. Like ये एक पास्ट की बात करें कि 92 years हो गए हैं महात्मा गांधी ने पहली बार साल्ट सत्याग्रह कंडक्ट किया था दांडी में, ऑर्गेनाइज किया था दांडी गुजरात में. तो अब तक 92 years हो गए हैं, लेकिन फिर भी स्पिरिट जो है उसका जो एसेंस है वो अब भी कहाँ पे अलाइव है, कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, एक रिमोट कॉर्नर ऑफ इंडिया में. सिंस 2011 ट्राइबल्स इन छत्तीसगढ़ रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट स्टेज अ कोल सत्याग्रह एवरी अक्टूबर 2. मतलब 2011 से जो ट्राइबल पीपल है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, वो एक कोल सत्याग्रह एवरी 2 अक्टूबर ऑर्गेनाइज करते हैं. और ये स्टार्ट क्यों किया गया था? इट वॉज स्टार्टेड इन ऑर्डर टू पुट प्रेशर ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन टू नॉट गिव कोल ब्लॉक्स टू बिग इंडस्ट्रियलिस्ट फॉर माइनिंग. और उन्होंने ये जो कोल सत्याग्रह ये स्टार्ट इसलिए किया था ताकि एडमिनिस्ट्रेशन पे एक प्रेशर हो कि जो कोल ब्लॉक्स है जहाँ से कोल माइन की जा सकती है वो उन्हें बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग कंपनीज, बिग ऑर्गेनाइजेशन को ना दे माइनिंग करने के लिए. दिस ईयर thousands of tribals from 56 gram panchayat, each with 1 container full of coal dug from their respective areas, came to Udwa Pelma village. मतलब this year इस साल की बात हो रही है कि thousands of tribals जो कि 56 ग्राम पंचायत से वो आए, हर each one of them had 1 container जिसमें उन्होंने कोल भर रखा था जो उन्होंने अपने ही रिस्पेक्टिव एरिया से माइन किया था, निकाला था. देन दे प्रोसीडेड टू ऑक्शन द कोल. फिर उन्होंने कोल को थ्रू ऑक्शन के थ्रू सेल किया. और द विलेजर्स फेल्ट दैट इफ कोल वाज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री दे शुड फॉर्म अ स्मॉल कंपनी एंड स्टार्ट कोल देमसेल्व्स. अब एक बिलीव, एक फीलिंग उनमें आई है कि अगर कोल इतना ही इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए,
तो क्यों ना वो खुद एक स्मॉल कंपनी बना ले, वो ट्राइबल पीपल जो एक स्मॉल कंपनी बनाए और खुद कोल एक्सट्रैक्ट करे। तो ये हमारा है पैसेज है, सिचुएशन है। हाँ, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपको बहुत क्लियरली, बहुत केयरफुली रीड करना चाहिए, कि जो हम रीड करेंगे अभी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ फॉल्स वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट मेड इन द वर्ब पैसेज। मतलब इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट अगर गलत हुआ, इफ फॉल्स का मतलब गलत होता है, तो वो स्ट्रेंथन कर देगा आर्ग्यूमेंट को। मतलब स्ट्रेंथन मतलब इन अ वे इट विल सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट गिवन इन द पैसेज। ओके, पहला देखते हैं हम, माइनिंग ऑपरेशन इन द नेबरिंग एरिया सो दैट लार्ज स्केल माइनिंग नॉट ओनली डिस्ट्रॉयज फ्लोरा एंड फौना, इट ऑल्सो पॉल्यूट्स सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि जो माइनिंग ऑपरेशन जो नेबरिंग एरियाज में, मतलब जहाँ से ये लोग आए थे ट्राइबल पीपल, उसके आसपास जो माइनिंग ऑपरेशंस हो रही है, उससे हमें ये शो हो रहा है, वो ये इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जो लार्ज स्केल माइनिंग होती है वो फ्लोरा फौना को डिस्ट्रॉय कर देती है और ड्रिंकिंग वाटर के सोर्सेज को भी पल्यूट कर देती है। ठीक है, अगर ये फॉल्स होता है तो इट विल कन्वे कि माइनिंग ऑपरेशंस ये सब नहीं करती है, वो अफेक्ट नहीं करती है ड्रिंकिंग वाटर का, वो फ्लोरा एंड फौना को भी डिस्ट्रॉय नहीं करती है। तो इन अ वे मे बी आपको लग सकता है एट फर्स्ट ग्लांस कि ये हमारे पैसेज को सपोर्ट कर रहा है। पैसेज में क्या क्या गया कि वो एक स्मॉल कंपनी बनाना चाहते हैं और माइनिंग खुद करना चाहते हैं, और यहाँ पे माइनिंग की एक तरह से अगर फॉल्स हुआ तो ये माइनिंग का एक पॉजिटिव साइड बता रहा है। बट यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ये लार्ज स्केल माइनिंग की बात हो रही है। बट अगर हम पैसेज को पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है द विलेजर्स फेल्ट दैट इफ कोल वॉज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री दे शुड फॉर्म अ स्मॉल, ठीक है, स्मॉल कंपनी। अब लार्ज स्केल माइनिंग और एक स्मॉल कंपनी फॉर्म करना कोल का और खुद एक्सट्रैक्ट करना, एक बड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। और वहाँ पे वो लार्ज स्केल माइनिंग को स्ट्रेंथन करेगी, स्मॉल स्केल माइनिंग को नहीं। तो दिस स्टेटमेंट है ये हमारे पैसेज से रेलेवेंट नहीं है। अगर रेलेवेंट नहीं है तो दिस इज इनकरेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द विलेजर्स डू नॉट हैव एक्सपर्टाइज इन कैपिटल नीडेड टू कंडक्ट माइनिंग ऑपरेशंस एंड एक्सट्रैक्ट कोल एट प्राइसेस कॉम्पिटिटिव विद द माइनिंग इंडस्ट्री। मतलब ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि विलेजर्स के पास एक्सपर्टीज, उनके पास स्किल नहीं है जिससे वो कोल एक्सट्रैक्ट कर सके और ऐसे प्राइसेस पे उसे सेल कर सके जो कि माइनिंग इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटिव हो। मतलब ऑलरेडी काफ़ी अलग अलग माइंस से कोल एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं, अलग प्राइसेस पे बेचे जा रहे हैं, तो विलेजर के पास एक्सपर्टाइज या कैपिटल, वो रिसोर्सेज नहीं है कि वो माइनिंग अच्छे से कर सके या उस प्राइस पे जो कि कॉम्पिटिटिव हो, मतलब उनको लॉस ना हो। तो ये एक डिसएडवांटेज बता रहा है विलेजर्स का, जो कि एक हर्डल बन सकता है उनका जो ये थॉट है स्मॉल कंपनी खोलने का। अगर ये फॉल्स होता है तो ये इसका अपोजिट कन्वे करेगा। अपोजिट क्या कन्वे करेगा कि विलेजर के पास एक्सपर्टीज़ है, उनके पास स्किल है, उनके पास रिसोर्सेज है माइनिंग करने के, और अगर है तो इन अ वे इट वुड स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। 2 इज़ करेक्ट, 2 करेक्ट है, तो 2 इसमें मेंशन नहीं है तो हम सी को एलिमिनेट कर सकते हैं। और चूँकि हमारा 1 गलत हो गया था तो हम इसको भी एलिमिनेट कर देंगे और इसको भी एलिमिनेट कर देंगे। हमें बस थर्ड को देखना है। हम थर्ड देखते हैं। इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट हैव द राइट टू एक्सट्रैक्ट एंड यूज मिनरल्स फाउंड बीनीथ द सर्फेस ऑफ एनी लैंड ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। ये क्या कन्वे कर रहा है कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के लैंड से कोल एक्सट्रैक्ट कर दे या उस मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करे या उसे यूज़ करें। ठीक है, अगर ये तो इन अ वे ऐसा बता रहा है जैसे स्टेटमेंट एज इट इज़ है। अगर ये फॉल्स होता है तो ये कन्वे करेगा कि इंडियन गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो किसी भी इंडिविजुअल के लैंड से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करे, उसे यूज़ करे एज अ वे इट जैसे वो चाहे। ठीक है, तो अगर ऐसा राइट उनके पास है तो फिर वो तो कोल किसी को भी दे सकती है, वो उसे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट को दे, स्मॉल स्केल फार्मर्स को दे, किसी को भी दे। तो अगर ये राइट है उनके पास तो फिर जो प्रोटेस्ट का जी पूरा सिचुएशन है या जो बिलीफ है ये फार्मर्स का कि वो स्मॉल स्केल एक अपना इनिशिएटिव ले कोल माइनिंग का, वो तो फिर वीकन हो जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो राइट ही है तो किसी को भी दे सकती है एंड इट वुड गिव। सो ये हमारा वीकन कर रहा है अगर फॉल्स हुआ तो 1 and 3
आर इनकरेक्ट, 3 इनकरेक्ट है तो ये भी रॉन्ग हो गया. हमारा आंसर है इसमें ओनली 2. ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. आपके ये कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हुए होंगे. एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हुई होगी इस सेशन में CR की. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लें, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को फिर से देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एस्पिरेंट्स. हैव अ नाइस डे.